नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। तो मानसून की इस बार धमाकेदार शुरुआत हुई है और एमपी समेत राजस्थान और 19 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश से सतर्कता बरतने की चेतावनी भी जताई है। वही बात करें यूसीसी की, तो यूसीसी को लेकर संसद में हलचल इस बार देखी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी की पूरी तैयारी हो चुकी है। मानसून सत्र में इस बार यूसीसी का बिल जो है वो लाया जा सकता है। वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। देहरादून से सचिन कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं लखनऊ से हमारे साथ पंकज मंडल भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मौसम का रुख करेंगे और सचिन कुमार मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि उत्तराखंड में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां एक और केदारनाथ की जो यात्रा है वो भी रोक दी गई है बारिश को देखते हुए। वहीं चमोली में अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड हुआ है, वहीं दूसरा लैंडस्लाइड भी हो गया है उत्तराखंड में। क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग को उनको लेकर उत्तराखंड में हाई ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और जो उत्तराखंड उसमें दो डिवीजन पड़ते हैं, एक कुमाऊं एक गढ़वाल। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कहीं कहीं लैंडस्लाइड की सूचना भी आई है। जो प्लेन वाली जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई है। लगातार मौसम को लेकर जो है सरकार ने भी अपडेट किया हुआ है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी जो है चार धाम यात्रा की बात करें तो वहाँ पे जो फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। लगातार कुछ दिनों के लिए यात्रा भी रोक दी गई है। जब मौसम साफ होगा तो उसके बाद जो है यात्रा को, चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। जी सचिन जी, भूस्खलन को लेकर जो बद्रीनाथ हाईवे जहां पर राजमार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया गया था वो भी 17 घंटे के बाद अब खोल दिया गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो स्थिति है, जो चमोली जिले में जो है छिनका पड़ता है, छिनका गांव में जो है एक रात को लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें जो है पहाड़ी से जो है रोड पर मलबा आ गया था। लेकिन आज की बात करें तो वो लैंडस्लाइड जो है फिलहाल के लिए हटा दिया गया है और वहाँ पे जो है यात्रा सुचारू रूप से जो है आगमन हो चुका है। गाड़ियों का आगमन जो है लगातार जारी हो चुका है। और मौसम की बात करें तो आज भी जो है मौसम जो है लगातार जो है कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश देखने को मिलेगी, जैसे देहरादून, हरिद्वार में, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसी जगह जहाँ पे बारिश देखने को मिल रही है। जी सचिन जी, हमारे साथ नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर काफी सारी स्थितियां जो है वो सामने आ रही है। सिवनी की अगर आप बात करें तो सिवनी में भी कल बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। वहीं कई जगह ऐसी है जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। क्या कुछ नजारा वहां पर देखा जा रहा है? हाँ, ये बारिश यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है और एक दिन 3 दिन पहले एक 900 करोड़ रुपए का जिंद बाबा के आगे पिपरिया क्लासिक रोड पर धस गई है। बारिश के कारण से ही धसी है। कमलेश जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, यहाँ पहुंच रहे हैं जी। नर्मदापुरम में बारिश को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। जिस तरह से जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है और मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में, और सिवनी की कल जो कुछ स्थिति सामने आई है। जी, यहाँ बारिश काफी है और बारिश से काफी लोग परेशान हो रहे हैं। मस्ताई अधिकारियों की नहीं है, नाली भरा रही है, रोड वगैरह सब भरा रहा है, व्यवस्था सही नहीं है पानी। जी बिल्कुल कमलेश जी, और बारिश के कारण यह बताया जा रहा है कि पिपरिया क्रॉसिंग रोड पर जो 4 लेन बना हुआ था वो भी धंस गया है। जी, ये क्या नर्मदापुरम से भोपाल की ओर जाने वाली सर्विस रोड बड़ा हिस्सा है वो टूट गया है क्योंकि वो धंसने के कारण से काफी नुकसान भी हो गया है। वो तो ये आने जाने का जो व्यक्ति थे वो उस समय मौजूद नहीं थे, ये तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। जी कमलेश जी, इसको लेकर अभी आम लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? आवाजाही वहां से बंद कर दी गई होगी और बताया जा रहा है कि बारिश शुरू होने के एक दिन पहले ही वहां पर मरम्मत का कार्य भी शुरू किया गया था। जी, अब क्या मरम्मत चालू है इस समय जी। और दूसरा रास्ता है उससे चालू कर दिया है और बाय साइड से थोड़ा सा निकालने के लिए, बड़े वाहन को निकालने के लिए बंद
कर दिए गए हैं जो पिपरिया की ओर आने वाले हैं। जी जी ठीक है कमलेश जी, हमारे साथ लखनऊ से पंकज मंडल भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर क्या कुछ स्थितियां देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बारिश का हाई अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार तमाम प्रदेशों में बारिशों का कहर जारी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को भी अब अलर्ट मूड पर कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और उसका तमाम सारी टीमों को और सभी जिलों के जो मजिस्ट्रेट है या जिला अधिकारी है उनको ये सूचना दी गई है। तमाम जिलों में जैसे बहराइच, गोंडा, और उसके बाद आपको बता दें श्रावस्ती, लखीमपुर, उसके बाद तमाम सारे जो जिले हैं प्रदेश के लगभग उसमें तमाम जगहों पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि बारिश में अगर कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं तुरंत लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाए और तुरंत लोगों को राहत पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भारी बारिश को देखते हुए उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल पंकज जी, और आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76 लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपी है। माफिया अतीक के कब्जे में जो जमीन थी उस पर ये फ्लैट बनाए गए हैं और गरीब परिवारों को चाबी सौंपी गई है, जिसको लेकर काफी खुशी उनके चेहरे पर नजर आई है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोग जो गरीबों के साथ जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरी योजना के तहत प्रयागराज में 76 लोगों को, गरीब लोगों को आज चाबी सौंपी गई है, यानी 76 लोगों को आवाज दिया गया है। तो ये आपको बात करें कि लगभग 6 करोड़ 6 एकड़ से ज्यादा जमीन जो कि भू माफिया से कब्जा छुड़ाकर सरकार ने कब्जा लिया था। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि पिछली सरकारों में जो माफिया है, माफिया के साथ सरकारें खड़ी रहती थी, लेकिन इस सरकार में हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 36,000 करोड़ के निवेश की बात करें तो उसके बाद 768 करोड़ के उसमें परियोजना में लगभग 226 परियोजना है, जिसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जो भी सरकारी जमीन है जिसपे कि लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, उसको छुड़ाने के बाद उसमें गरीबों के आवास देने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसमें शहर डेवलप किया जाए, इसमें गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवाज दिया जा सके। आपको बता दें कि लगभग लाखों की संख्या में 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को अब तक उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों को आवास मिल चुका है। और लगातार ये कार्य जारी है, लगातार तमाम आवास योजना चले जिसमें कि गरीबों को आवास मिल सके और उसके बाद उनको रहने की छत मिल सके। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये सराहनीय कार्य है कि प्रयागराज में आज 76 लोगों को, गरीब लोगों को आवास के लिए चाबी सौंपी गई है। वही नए सभी प्राधिकरण और आवास विकास को बता दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास तैयार किया जाए। जी बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ लखनऊ से संजय जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, सभी पार्टियों की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी जो राष्ट्र जनता से आम जनता को अपनी बारे में समाजवादी पार्टी की सरकार तो बड़ी बैठक नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे जनता अपनी सेवा करना है, जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ कैसे कन्वर्ट करना है, उत्तर को लेकर लगातार बैठक करते हैं। खुद
खुद बैठते हैं, मैं अगर अखिलेश यादव नहीं तो गोपाल यादव बैठते और जो है जो पटेल है वो बैठते। जी बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक की जानी है, देखा जाए तो जातीय जनगणना से पिछली बार भी कुछ ज्यादा फायदा लगा नहीं था सपा को। हालांकि सपा का हर बार का मुद्दा ये रहता है और ये बताया जा रहा है कि इस बार यूसीसी के मुद्दे को भी सपा आगे ला सकती है। बिल्कुल सही कह रही है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था मात्र 5 सीटें आई थी अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो है मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जबकि गठबंधन में होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें पाई और समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटें जी समाजवादी पार्टी का रहा है 2019 के चुनाव का। लेकिन इस बार जो है मैं बताता है पहले जो मैजिक चल रहा था नहीं है, सबसे बड़ी बात बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा है, एक हो जाता है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जो तय हुआ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और एक तरफ सारे विपक्ष का एक प्रत्याशी होगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मन बढ़ा हुआ है। विपक्ष का मन बढ़ने की वजह से सभी लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव को जीता जा सके। 80 जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80 में 80 सीटें लाएंगे, वही विपक्ष भी यही दावा कर रहा है कि 80 में 80 सीटें लाएंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ता है और किसके खाते में कितनी सीटें। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आप बता रहे कि विपक्ष का एक प्रत्याशी होगा, भाजपा का एक प्रत्याशी होगा, दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से एकजुटता की यहाँ पर बात की जा रही थी, वही कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो यूसीसी के समर्थन में हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो वो सीधा सीधा यूसीसी का विरोध कर रही है, तो कैसे यहाँ पर ये संभव है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड है, इस मुद्दे को लेकर पहले भी जो बयान आ चुके हैं या अभी तत्काल की बात करें तो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जो है पहले से उससे सहमत है। वही अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे भी समर्थन मिल गया है और गोपाल यादव भी जो है पहले ही बयान दे चुके हैं कि जो है अब जो है इसको लागू हो जाने का समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए। गोपाल यादव भी ये बयान दे चुके हैं। राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे भी पहले अपना बयान दे चुके हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड को लेकर विपक्ष में दरार सी दिखाई दे रही है। सभी लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अभी दूसरी बैठक 12 जुलाई को होनी है, अब ये पहले होनी थी शिमला में होनी थी, अब जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिले शायद ये रायपुर में बैठक होगी। इतना दूर होने की वजह से आपस में चेंजेस किए जा रहे हैं। अब देखना होगा ये बैठक कहाँ होगी और कितना मन मिलता है लोगों का। विपक्ष में मनभेद और मतभेद होता है या एक साथ सब लोग एक मंच पर आके एक राय रखते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ देहरादून से सचिन कुमार भी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, लगातार देखा जा रहा है कि यूसीसी को लेकर काफी हलचल दिखने को मिल रही है और अगर बात करें उत्तराखंड की तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और जल्द ही इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव जो है पार्टियां अपनी शुरू करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारा नागरिक संहिता। कहना चाहूंगा कि जो सूबे के मुख्यमंत्री धामी हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू किया जाएगा और यूसीसी उत्तराखंड पहला एक ऐसा राज्य होगा जहां पर जो है यूसीसी को लागू किया जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो रंजना देशोई है, रिटायरमेंट जज है, उनकी एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में कई IAS अधिकारी थे। जो कमेटी ने जो है जो उत्तराखंड के कई जिले हैं यहाँ पर जाके अध्ययन किया, वहां से सुझाव भी मांगे। जो प्राइवेट जो सेक्टर के जो संस्थाएं हैं वहां से भी लगभग 250 करीब जो है सवाल मांगे गए थे। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया था। समिति इसके अध्ययन के लिए जो है विदेशों में भी गई। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, गोवा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है यूसीसी पहले से लागू है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज इसको लेकर जो है दिल्ली में एक जो है बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो है सूत्रों से सूचना मिली है कि जुलाई माह में जो है यूसीसी को लेके जो है एक सत्र, विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसपे जो है मोहर लग सकती है। वहीं पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें, जब यूसीसी से जो है जो ड्राफ्ट तैयार होगा वो धामी सरकार के पास भेजा जाएगा, जो कैबिनेट में आएगा। उसके बाद जो है सरकार जो है एक विशेष सत्र बुला सकती है
वहीं आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 में जो है यूसीसी को लेकर जो है जिक्र किया गया है। तमाम ऐसे देश हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया होगा, अमेरिका हो गया, जहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता कानून लागू है। बिल्कुल सचिन जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यूसीसी को लेकर सुझाव भी लिए गए हैं, कमेटी बनाई गई थी, तो इसको लेकर उत्तराखंड में विरोध भी काफी देखने को मिला है। जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता है इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, और वहाँ के लोगों के क्या कुछ आम जो लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रक्रिया इसको लेकर देखने को मिल रही है? क्योंकि ज्यादा लोगों को, कांग्रेस का ये कहना है कि ज्यादा लोगों को यूसीसी के बारे में पता नहीं है। अगर मुद्दा कोई उठाना था तो बेरोजगारी का, और किसान का, ये मुद्दे उठाने लायक है, यूसीसी का कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उत्तराखंड की जनता की बात करें या देश की जनता की बात करें तो यूसीसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहना है कि 9 साल जो है मोदी सरकार के केंद्र में रहे, तो 6 साल जो है धामी सरकार के यहाँ पे रहे। यूसीसी, हम यूसीसी के सहयोग में है, लेकिन यूसीसी लागू करके जो है कहीं ना कहीं जो है जो केंद्र की भाजपा सरकार है, राज्य की भाजपा सरकार है, वो जो देश के मुद्दे हैं या राज्य के मुद्दे उनसे भटकाना चाहती है। वहीं हरीश रावत की बात करें, जो एक बहुत दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम जो है यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार इस पे आके हमसे बातचीत करें। लेकिन जो है जहाँ बोल रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो है एक यूसीसी जो कानून लागू होगा वो एक विशेष राज्य होगा। उनका कहना है कि जो कानून यूसीसी का कानून हो वो पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए। तो कांग्रेस जो है कहीं सहयोग में भी है, कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल सचिन जी, हमारे साथ लखनऊ से पंकज मंडल भी बने हुए हैं। पंकज जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो मॉनसून सत्र है जुलाई में जो शुरू होने वाला है, उसमें यूसीसी का बिल बीजेपी लेकर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी की पूरी तैयारियां हो चुकी है और इस पर मुहर लग सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर जिस तरह से लगातार प्रयास चल रहे हैं, तो ऐसे में अब जो सदन है वहां पे इसको पारित किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसको लागू करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो सिविल सूट कोर्ट है, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। विपक्षी का केवल एक ही बात कहना है कि आप रोजगार की बात करिए, आप बिजनेस की बात करिए, उसके बाद तमाम जो विकास की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य। लेकिन यह है कि विपक्षी का हमेशा से जो आरोप लगाते रहे वही आरोप है। कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लागू करने की बात की जा रही है, उसका विरोध तो हो रहा है, लेकिन वो विपक्षी पार्टी के तौर पे ज्यादातर इसका विरोध हो रहा है, या एक विशेष वर्ग इसको विरोध कर रहे हैं। आखिरकार जब हिंदुस्तान है, जब भारत है, तो भारत में जब आप रह रहे हैं तो वहां पर सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये जरूर है कि इस तरह से अगर उसको लागू कर दिया जाए तो इसमें देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो पार्टियां, तमाम जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ एक समुदाय जो इस कानून को नहीं मानते, तो आखिरकार किस तरह से आप संविधान की बात करते हैं? एक तो आप देश में रहते हैं, उसके देश की बात करते हैं, देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, देश से सारा सुविधा लेते हैं। जब कोई क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कोई क्रिमिनल प्रोसीजर होता है तो उसमें क्राइम के लिए फिर एक ही जगह होती है, उसके लिए कोई कानून नहीं होते। लेकिन अगर उसको लागू करने की बात करें तो तमाम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी लगातार रोजगार, महंगाई को लेकर हमलावर है, तो बीजेपी अब ऐसे में इसको लागू करने की बात करे। देखिए क्या होता है कि आगे चलकर इसका रास्ता किस तरह से निकलता है या क्या इसका रिजल्ट निकलता हो, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर है कि अगर भारत है तो भारत में एक कानून व्यवस्था लागू करना कोई गलत बात नहीं। हमारे जिसका माने जाए, यहाँ की जनता, तमाम लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि अगर एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, उसको जल्दी ही पारित करेंगे। और तमाम ऐसी चीजें जो लगातार राजनीतिक विरोध तो होता रहेगा, लेकिन यह है कि देश की भलाई के लिए अगर इस तरह से चीजें लाई जाती है तो कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य होगा। जी बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ संजय जी भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लागू करने की बात की है, उन्होंने कहा है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, उसके बाद से इसको लेकर हलचल तेज हो गई है और उतना ही तेज इसका विरोध भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है, हमें बचा हुआ है। उस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेला है, और ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि विपक्ष न इसको उगल पा रहा है, न निकल पा रहा है।
जी। उससे पहले जो बातें हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। और कॉमन सिविल कोड में आपको बता दें, कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो। विपक्ष और जो मौलाना लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बरकरार है। अगर जैसे कहा जाता है कि कॉमन ये धर्म जो मान्यताएं हैं, जो सभी की धार्मिक मान्यताएं, उस पर असर पड़ेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब धार्मिक मान्यताओं पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि धार्मिक मान्यताएं जो होती है वो घर के अंदर होती हैं, रोड पे नहीं मनाई जाती हैं, रोड पे नहीं किया जाता। अगर हिंदू है या मुस्लिम है, उसका जो शादी करने का उसके घर का कोई भी कार्यक्रम है तो वो अपने ढंग से मनाता है, वो पहले भी मनाता था, अब भी मनाएगा। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष उसको बरगला रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कतई नहीं है। जो क्योंकि जब कोई मुद्दा होता है, जब घर से बाहर निकल के आता है, तो घर से बाहर निकल के आता है, वो कोर्ट तक पहुंचता है या पुलिस थाने तक पहुंचता है, तब वहां से कॉमन सिविल कोड लागू होता है। जो जैसे अभी पहले देखा जाता है कि हिंदुओं का जो हिंदू पक्ष है उसका जो है कानून लॉ अलग है, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, सिखों और इसका ईसाइयों का पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। तो जब कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो सबका कानून एक हो जाएगा। सबका कानून एक हो, जब कानून एक हो जाएगा तो सबके ऊपर लागू होगा। कानून तब लागू होता है जब मामला थाने तक पहुंचता है, जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तब वहां से लागू होगा। धार्मिक मान्यताओं पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। बस जो 2024 तो मास्टर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिला है, वो विपक्ष को न निकल पा रहा है, न उलट पा रहा है, काम तो चाहिए। जी बिल्कुल संजय जी, जो ये मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी की तरफ से खेला गया है, इसको लेकर जरूर विपक्ष में बौखलाहट तो देखी जा रही है। वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर भी कई सारे बयान दिए हैं। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद को लेकर बयान किए। उन्होंने जो है कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला है उस चीज को लेकर कि वो एक बड़े नेता है, पुराने नेता हो गए हैं चंद्रशेखर आजाद। उनकी जो है समाज में एक छवि है, सभी नेताओं में उनकी छवि है और बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। अखिलेश यादव को पुराने मित्र भी रहे हैं। पिछले चुनाव में देखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव कई जगह पर साथ साथ देखे गए थे। तो इस बात को लेकर जो है अखिलेश यादव ने हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, अपराधी बिल्कुल मदमस्त होकर घूम रहे हैं, जहां चाहते हैं वहां पे गोलीकांड हो रहा है। आए दिन जो है उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाओं को देखा जा रहा है। इन चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ पंकज जी भी बने हुए हैं। पंकज जी, केंद्रीय मंत्री जो है सांसद स्मृति ईरानी, वो जगदीशपुर पहुंची थी, कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि जगदीशपुर में आयोजित एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया था, जिस पर वहाँ पर उन्होंने वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहाँ पर पहुंचे और उसके बाद वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर कार्य का शुभारंभ किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जगदीशपुर के जो जिले के जो जितने भी व्यापारी हैं उनका जोरदार स्वागत किया और स्वागत करने के बाद आपको बता दें कि 293 MOU साइन किया गया, जो कि 8,445 करोड़ के निवेश का जो मामला है वो प्रस्तावित है। और कहीं ना कहीं इसमें लगभग 26,557 लोगों को रोजगार मिलने के आसार है। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी लगातार रायबरेली अमेठी का दौरा कर रहे हैं। दौरे के बाद अब वहाँ के जो जिला के व्यापार संगठन है उनसे मुलाकात की, उन्होंने MOU साइन किया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि विकास के क्षेत्र में अमेठी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और जिस तरह से स्मृति ईरानी का स्वागत किया गया, MOU साइन किया गया और उसका लगातार स्मृति ईरानी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये सारे कयास, जितने भी प्रभारी मंत्री बनाए गए थे और जितने भी लोगों को क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया था, जिनको जहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार इस तरह से कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि सांसद ईरानी अपने क्षेत्र लगातार बनी हुई है। उसी के तहत एक कार्यक्रम में जो मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया था उसमें वो सम्मिलित हुई और उसके बाद लगभग 200 से ज्यादा MOU को साइन किया गया, जिसमें कि हजारों करोड़ का 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आएगा, लगभग 26,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये जमीनी हकीकत पे या पटल पे उतर पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि लगातार सबके किया जा रहा है, उसी के लक्ष्य में अब स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है। जी
नर्मदापुरम से कमलेश कुमार गौर भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश जी, बारिश के चलते 2 सप्ताह से बिजली नहीं आ रही है, लोगों को काफी परेशानियां इस दौरान हो रही हैं और इसको लेकर प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात भाजपा पर आ गई है कि भाजपा पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में बिजली वहां पर नहीं है 2 सप्ताह से। जी 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 वैसे क्या 2 सप्ताह से बिजली नहीं है और ग्रामीण जनता काफी परेशान हो रही है जी। 14,000 से जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन क्या उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। भाजपा के शासन राज्य में जी ऐसी अव्यवस्था होना बड़े दुख की बात है कि भाई जिला पंचायत ने भी इसकी जानकारी दी है कि भाई विभाग के लिए भी उन्होंने जानकारी दी, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली चालू नहीं की गई है। जी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत जो है उपाध्यक्ष है, उन्होंने शिकायत की है कि अगर बिजली नहीं आती है तो हम आंदोलन करेंगे, जो भी जैसा भी होगा बिजली विभाग के ऊपर थोपा गया है। जी बिल्कुल कमलेश जी, हमारे साथ लखनऊ से संजय जी भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है और इसको लेकर 3 नाम सामने आ रहे हैं, पीएल पूनिया, राजेश मिश्रा और अखिलेश प्रताप सिंह। क्या लगता है आपको, किसको अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा कांग्रेस का? कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो कार्यभार उनको दिया गया था, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष थे, वो खाबरी जी थे, ब्रजलाल खाबरी उनका नाम था। वो अभी तक देख रहे थे, लेकिन लोकसभा 2024 का जो चुनाव आने जा रहा है, वो कांग्रेस के अंदर जो माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस ने ये निश्चय किया है कि अब यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जाएगा। 3 नाम चल रहे हैं, अखिलेश जी का चल रहा है, पीएल पुनिया जी का चल रहा है, राजेश जी का चल रहा है। लेकिन अगर आपको बात करें पीएल पुनिया की, तो पीएल पुनिया वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता है। वो राज्यसभा में जो है सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। उनका बड़ा इतिहास रहा है कांग्रेस में रहने के बाद। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है और आपको बता दें तो आईएएस अधिकारी भी एक समय में रह चुके हैं। तो जो है और उनको राजनीति की समझ भी बहुत अच्छी है। तो जो सबसे पहला नाम सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकली है, सबसे पहला नाम पीएल पुनिया का आ रहा है। उसके बाद अखिलेश जी भी जो है कहीं ना कहीं इसमें दौड़ में रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीएल पुनिया का नाम सबसे ऊपर है। और जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो यहाँ के पदाधिकारी है, वो भी यही चाहते हैं कि पीएल पुनिया जी जो है कांग्रेस के जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाए। जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ देहरादून से सचिन कुमार भी लगातार बने हुए हैं। वर्मा जी, हमारे साथ लखनऊ से पंकज मंडल भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो माफिया मुक्त पूरी तरह से हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लगातार ये प्रक्रिया सामने आ रही है, कब्जे की जमीन पर उन्होंने फ्लैट्स बनाकर गरीब परिवारों को दिए हैं और लोगों में भी काफी उत्साह इसको लेकर देखा जा रहा है और लोगों का भी ये कहना है कि योगी है तो सब कुछ पॉसिबल है और योगी के राज में जो उत्तर प्रदेश है वो माफिया मुक्त प्रदेश बन चुका है। कहीं न कहीं योगी राज में ही ऐसा हुआ है कि पाप की जो संपत्ति थी उस पर पुण्य की इमारत बनी। कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से जमीनों को जबरदस्ती सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उसको कब्जा मुक्त कराया गया। उसके बाद गरीबों को रहने के लिए उसमें आवास बनाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 76 लोगों को चाबी सौंपी है, गरीब लोगों को आवास की चाबी सौंपी है और उन्होंने ये पूरे प्रदेश को संदेश दिया है कि जितने भी प्राधिकरण हैं सब कोई अपनी जितने भी सरकारी और अवैध जो कब्जा करके लोग उसका उपयोग करते हैं उसको मुक्त कराकर उसमें गरीबों के लिए आवास बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार योगी राज में जिस तरह से माफिया के ऊपर डंडा चल रहा है और लगातार उसका वो भी बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में या तो प्रदेश में जो माफिया है या तो वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या तो फिर वो जेल के अंदर है। और अगर वो जेल के अंदर जेल के बाहर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं ये जरूर है कि योगी राज में जिस तरह से लगातार अपराधियों के ऊपर इनकाउंटर, उसका जेसीबी और उसका भगदड़ मची हुई है और उसके बाद जेल में सब कैद किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सराहनीय कार्य है कि जिस तरह से लाइन ऑर्डर को इन्होंने मेंटेन किया। ये जरूर है कि विपक्षी लगातार तमाम सारे मामले को लेकर आरोप लगाती है, लेकिन जमीनी बड़ा माफिया है वो भाग चुका है, बड़े से बड़ा माफिया
लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद जिस तरह से लोग एमओयू साइन कर रहे हैं, प्रदेश में नीडर तमाम सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्रदेश में आकर अपने निवेश करने की बात कर रहे हैं। पिछले सरकारों की बात कर तो पिछले सरकारों में होता था कि कोई भी बड़ा बिजनेस मैन अगर यहाँ इन्वेस्ट करने की बात करते तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सोटा चलाया जाता या गुंडा टैक्स मांगा जाता था या वसूली के पैसे मांगे जाते। यही सब चीज का खौफ था, इसलिए लोग यूपी में निवेश करने से कतराते थे, घबराते थे। और कहीं ना कहीं इस योगी सरकार में लगातार जिस तरह से माफिया बुलडोजर चल रहा है, ऐसे में अब प्रदेश के विकास के लिए जो जिस तरह से निवेश आ रहा है कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। जरूर है कि योगी जिस तरह से माफियाओं पे बुलडोजर चलवा रहे, कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में जो माफिया भू माफिया है उन लोगों ने जिस तरह से लगातार जगह तमाम शहरों पे, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों पे जो जमीनें कब्जा की थी, सारी जमीनों को धीरे धीरे मुक्त कराया जा रहा है। अब उस पर गरीबों के लिए आवाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ने सखाराम मंडावी व्यक्ति जो है 65 वर्ष के हैं, उनका निजी खर्च पे इलाज कराया है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, यहाँ पर 65 वर्ष के व्यक्ति हैं, के वार्ड नंबर 1 तहसील के, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में गए थे और वहाँ परेशान हो रहे थे। उनकी विधिया बताएंगे पूरा माजरा क्या है। जी, आपके पिता सखाराम मंडावी, वो क्या हुआ था और पूरा इलाज किसने कराया? पहले अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम श्रीमती दुर्गा सल्लाम है। मैं आदिवासी विकास परिषद की जिला उपाध्यक्ष हूँ, कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। मैंने प्रिया नाथ जी से मदद मांगी कि मैडम मेरी आर्थिक स्थिति मेरे पिताजी की ठीक नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने मुझे तुरंत ही आश्वासन दिया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको जिस भी अस्पताल में इलाज कराना है या कुछ भी कराना आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। उन्होंने तुरंत ही अपने छिंदवाड़ा के जो कार्यकर्ता संजय श्रीवास्तव जी और ब्रजेश पटेल जी, उनको फोन लगाया और उनको इमीडिएटली कहा कि इस पेशेंट को आप तुरंत ही भर्ती करवाइए और जो भी इनकी मदद पड़ेगी, जितने भी खर्च आएगा इनका हम पूरा देंगे, हॉस्पिटल का बिल। तो मेरे पिताजी को आज मैंने लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है इनके द्वारा और इन्होंने बोला है कि हम पूरा इलाज करवाएंगे पूर्णतः स्वस्थ होते तक के। तो आज मेरे पिताजी की सर्जरी हो गई है और वह अब डिस्चार्ज हो रहे हैं और मैं संतुष्ट हूँ कि कांग्रेस परिवार हमारी हमेशा मदद करता है और आगे भी करता रहेगा। और मैं चाहती हूँ माननीय प्रिया नाथ जी और नकुल नाथ जी, कमल नाथ जी का और सारे कांग्रेस परिवार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की और अभी तक के जो भी उनसे बना मेरे लिए कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और इस बात को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हाँ जी जी देवेंद्र जी, बिल्कुल ये छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की ओर से लगातार सराहनीय कार्य देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस तरीके के कार्य लगातार छिंदवाड़ा में करते आए हैं। तमाम जानकारी हमारे संवाददाताओं का हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये मौसम को लेकर सबसे पहले आपको बता देते हैं, मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। मानसून की जो धमाकेदार एंट्री इस बार देश में हुई है, इसमें आधा देश अब तक बाढ़ में डूब चुका है। कई मौतें, इससे अब तक 25 मौतें सामने भी आ चुकी हैं जो बाढ़ की वजह से हुई है। कई जगह पर स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। बात करें हम गुजरात की, असम की बात करें तो असम पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। वहीं अगर यूसीसी को लेकर बात करें तो संसद में इस बार हलचल देखी जा सकती है। मानसून सत्र जुलाई से शुरू होने वाला है और इस पर बीजेपी जो है वो यूसीसी को लाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका इसमें विरोध देखने को मिला है, वही कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इस यूसीसी बिल का समर्थन भी किया है। देखने वाली बात होगी कि अब इस बिल पर मोहर लगती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।